आज क्लास 9 के केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ। पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र विज्ञान हम लोग जानते हैं कि सावधानीपूर्वक किए गए प्रश्नों प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं या विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रसायन शास्त्र जानेंगे। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया शब्द से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है बाबू? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? कीमिया शब्द से। कौन सा? कीमिया, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। का अर्थ होता है बाबू? काली मिट्टी। काली मिट्टी। रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक लेजियर को कहते हैं और इसे विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। विज्ञान का विज्ञान भी कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलेंगे बाबू? मैटर। पदार्थ संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है। पदार्थ किसके कहेंगे? जो वस्तु स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। किंतु प्रकाश पदार्थ नहीं है क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। पदार्थ की कई प्रकृति होती है। अब हम लोग चलेंगे सीधे पाठ पर। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहेंगे? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? पदार्थ कहते हैं। हर वह वस्तु जिसका कुछ न कुछ उसका भार हो और साथ में स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की वर्गीकरण आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के दो गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ के कितने गुणों पर वर्गीकृत किया है बाबू? दो गुणों पर। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर। कौन बाबू? भौतिक गुण। और दूसरा है रासायनिक गुण। क्या है बाबू? रासायनिक गुण। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन बाबू? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस याद कर लीजिए। भौतिक गुणों के आधार पर कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहेंगे बाबू? वैसा वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। वैसा वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? ठोस कहते हैं। वैसा वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे बाबू? ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा। मतलब इसको देखने में हमको दिखाई देगा कि कैसा है ये, और साथ में इसको तौलेंगे तो ज़रूर होगा 2 kg, 5 kg, 10 kg, 2 लीटर, 10 kg, 20 kg। मतलब समझिए कि उसे ठोस कहेंगे। मतलब वैसा वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। वैसा वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। मतलब इसको तौलने के बाद इसमें भार भी होता है और साथ ही इसका आकार निश्चित होता है। जैसे कुर्सी, कोबी, बेंच, लकड़ी इत्यादि। ठोस के गुण देखिए। ठोस के गुण, इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होती है। पहला क्या होगा? इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। इसका घनत्व ऊंच होता है। इसका घनत्व ऊंच होता है। इसका घनत्व का होता है बाबू? ऊंच। और इसमें बहाव की क्षमता कम पाई जाती है। इसमें बहाव की क्षमता कम पाई जाती है। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है। मतलब इसका निश्चित आकार भी होगा और आयतन भी होगा। इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व मतलब होता है पूरा एकदम सटल देखिए इस तरह से रहेगा।
देखिए यही हुआ आपका घनत्व, माने सब कण है एक दूसरे से सटल रहेगा और इसमें बहाव की क्षमता कम पाई जाती है। देखिए एकदम पूरा सटल है तो इधर उधर नहीं बहने पाएगा। अब हम लोग चलेंगे द्रव। द्रव किसे कहेंगे? वैसा वस्तु जिसका आयतन निश्चित हो तथा आकार अनिश्चित होता है। वैसा वस्तु जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित उसे द्रव कहते हैं। मतलब इसको तौलेंगे तो उसका वजन निश्चित होगा। मान के चलिए गिलास है, इस गिलास में हम लोग पानी डाल दिए आधा लीटर, तो दूसरा भी बर्तन में ले जाके हम लोग डालेंगे तो ये आधे लीटर होगा, एकदम निश्चित है आधे लीटर होगा। लेकिन ये आकार अनिश्चित होता है। मतलब ये यदि हरा रंग के है तो पानी हरा रंग के दिखाई देने लगेगा। यदि रेड कलर बर्तन में डाल देंगे तो इसका पानी का रंग रेड नज़र आएगा। मतलब वैसा वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है ना, इसको तो लेंगे चाहे मापेंगे तो निश्चित होगा दोनों में, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखेंगे वह उसी बर्तन जैसा दिखाई देने लगता है। जैसे दूध पानी डीजल, जैसे दूध पानी डीजल ETC। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत आसान है बाबू। ठोस किसे कहेंगे? वैसे वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और द्रव किसे कहेंगे? वैसा वस्तु जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध, डीजल। अब हम लोग सीखेंगे द्रव के गुण। क्या सीखेंगे बाबू? द्रव के गुण। द्रव में इसका आयतन निश्चित होता आकार अनिश्चित होता है। पहला जो परिभाषा यही हम लिखे थे बाबू कि जिसका आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। और दूसरा क्या है बाबू? इसमें बहाव की क्षमता कम पाई जाती है। इसमें बहाव की क्षमता पाई जाती है, मतलब उससे ज़्यादा पाई जाती है, द्रव से ज़्यादा पाई जाती है। देखिए इसको इस रूप में कण है, देखिए इसका कण ई है, तो देखिए इसमें बहाव की क्षमता पाई जाएगी ना, सटल नहीं है। और इसमें घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होती है। देखिए ठोस की अपेक्षा कम होती है। ठोस एकदम पूरा देखिए सटल रहता था और द्रव की जो घनत्व है थोड़ा सा इसका कण हटल रहता है। और इसमें बहाव की क्षमता ठोस से ज़्यादा पाई जाती है। यदि पानी को थोड़ा सा ढलगाते हैं तो कुछ बहने लगता है। ठीक है, और इसमें घनत्व ठोस की अपेक्षा देखिए कम है। देख रहे हैं ना घनत्व, इसका कण थोड़ा दूरी पर है। अब हम लोग सीखेंगे गैस। गैस वैसे वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है बाबू, वैसा वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं ना। वैसे वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। मतलब यदि हम लोग कोई भी बर्तन में गैस ले जाके थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो पूरा गैस उस बर्तन में चल जाएगा। जबकि पानी जितना डालेंगे उतना ही रहेगा, लेकिन गैस क्या करेगा? पूरा बर्तन में फैल जाता है। और इसका आकार इसीलिए अनिश्चित भी है तथा इसका आयतन दोनों अनिश्चित होता है। जैसे LPG, CNG, ऑक्सीजन इत्यादि। गैस वे पदार्थ है जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। समझ गए बाबू ना? गैस किसको कहेंगे? वैसा वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, गोबर गैस इत्यादि। अब हम लोग आगे सीखेंगे क्या? गैस के गुण। देखिए गैस के गुण, पहला है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका आकार ही, आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा, इसका घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है। इसका घनत्व ठोस और द्रव की अपेक्षा कम होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि दोनों, इसका घनत्व देखिए ये और दूरी होता है, पूरा दूरी कण होता है। इसका घनत्व सबसे कम होता है, मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा इसी का कम होता है। इसमें बहाव की क्षमता पाई जाती है। इसमें
बहाव की क्षमता पाई जाती है और यह उड़नशील होता है, यह उड़नशील होता है। अब हम लोग सीखेंगे पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कणों की विशेषता। पदार्थ के कण के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। देखिए आप लोग का अभी हमने समझाया था कि खाली स्थान पाए जाते हैं, देख रहे हैं ना, ये खाली स्थान है ना बीच में, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाए जाते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। क्या करता है बाबू? आकर्षित। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। पहला है पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है, मतलब खिंचाव करता है। ये कण जो है एक दूसरे को खींचता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे, एकदम छोटे छोटे होते हैं। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ अनेक कणों से मिलकर। अब हम लोग सीखेंगे द्रव्य। पदार्थ या द्रव्य एक होता है बाबू। द्रव्य या पदार्थ एक ही होता है। जैसे हम लोग द्रव्य को अब जानेंगे, द्रव्य या पदार्थ एक ही होता है। वैसे वस्तु जिसे भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है उसे द्रव्य कहते हैं। हम लोग सीखेंगे घनत्व, डेंसिटी। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व किसे कहेंगे? किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। याद हो गया? किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर फार्मूला होता है बाबू द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होगा बाबू? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन। इसीलिए देखिए द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहता है। घनत्व बराबर क्या होगा बाबू? द्रव्यमान बटा आयतन। अब हम लोग सीखेंगे गलनांक। क्या सीखेंगे बाबू? गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित, ठोस अवस्था से पिघलकर मतलब इसको गर्म करेंगे तो जो ठोस रहेगा यदि पिघल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पिघलकर द्रव में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? गलनांक कहते हैं। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री होता है। कोई पूछेगा कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है तो 0 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 0 डिग्री होता है। वह ताप जिस पर ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहते हैं। मतलब इसको हम गर्म करेंगे ना ठोस को, यदि वो पिघल कर द्रव बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? द्रव में बदल जाएगा तो क्या कहेंगे? गलनांक। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री होता है। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बाबू? 0 डिग्री। याद हो गया? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है बाबू? 0 डिग्री। कितना होता है बाबू? 0 डिग्री। अब हम लोग सीखेंगे क्वथनांक। क्या सीखेंगे बाबू? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक सीखेंगे बाबू। वह ताप जिस पर द्रव उबालना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक किसे कहेंगे बाबू? वह ताप जिस पर द्रव उबालना प्रारंभ करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 के को बोलते हैं केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। क्वथनांक वह ताप जिस पर द्रव उबालना प्रारंभ करता है। यदि हम पानी को गर्म करेंगे और उबालना स्टार्ट कर देगा उसी को हम लोग कहेंगे क्वथनांक। और जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका सूत्र CO2 होता है। कोई पूछेगा कि शुष्क बर्फ किसे कहेंगे तो CO2 को, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बाबू? CO2 होता है। अब संघनन हम लोग क्या सीखेंगे? संघनन।
गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब कोई गैस है, मतलब गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे कोई गैस है, क्या है? गैस। यदि द्रव में बदल जाए तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन। गैस से द्रव में बदल जाएगा उसको क्या बोलेंगे बाबू? संघनन। क्या बोलेंगे बाबू? संघनन किसे कहेंगे बाबू? ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? संघनन। जैसे गैस है, यदि द्रव में वो बदल जाता है, मतलब देखते हैं कोई चीज़ गर्म करते हैं तो भाप मारता है तो थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है, उसी को क्या कहेंगे बाबू? संघनन। अब सीखेंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या सीखेंगे बाबू? ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से क्या में बदल जाता है बाबू? गैस में। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, जब हम लोग कपूर को जलाते हैं तो पहले रहता है ठोस। क्या होता है? ठोस। और ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। जामना किसे कहेंगे? द्रव से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जामना कहते हैं। द्रव में से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जामना कहते हैं। मतलब कोई द्रव है और वह जम कर एकदम ठंडा कर दिया जाए तो बर्फ़ बन जाएगा। कोई पानी है, कोई द्रव है, उसको करेंगे तो वह बर्फ़ बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, उसी को हम लोग कहेंगे जमना। क्या कहेंगे? जमना। दृढ़ता। दृढ़ता किसे कहेंगे? किसी ठोस पदार्थ द्वारा कठोरता तथा आकार बनाए रखने की क्षमता को दृढ़ता कहते हैं। ठोस पदार्थ में आकर्षण बल होने के कारण दृढ़ता का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह ठोस पदार्थ द्वारा कठोरता तथा आकार बनाए रखने की क्षमता को दृढ़ता कहते हैं। कोई ठोस है तो वह वैसा ही अवस्था में रहना चाहता है जैसा वो है, इसमें रहने की क्षमता ज़्यादा होता है, इसलिए इसे दृढ़ता कहते हैं। सब ठोस पदार्थ में आकर्षण बल होने के कारण दृढ़ता का मान सबसे अधिक होता है। अब हम लोग सीखेंगे संपीड्यता। संपीड्यता किसे कहेंगे? किसी पदार्थ द्वारा उच्च दाब पर, का बाबू? उच्च दाब पर उत्पन्न प्रतिरोध को संपीड्यता कहते हैं। किसी पदार्थ द्वारा उच्च दाब पर उत्पन्न प्रतिरोध को संपीड्यता कहते हैं। मतलब कोई कलम है, ये देखिए कलम है, और इस कलम को हम लोग दबाएंगे। देखिए कलम है, इस कलम को दबाएंगे तो जल्दी नहीं दबेगा, इसी को बोलते हैं संपीड्यता। क्या बोलेंगे बाबू? संपीड्यता। जल्दी दबता नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे तरलता। तरलता। किसी पदार्थ में प्रवाह की क्षमता को तरलता कहते हैं। किसी पदार्थ में प्रवाह की क्षमता को तरलता कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? तरलता कहते हैं। अब आयतन किसे कहेंगे? आयतन। वैसे ठोस पदार्थ जो स्थान घेरता हो उसे आयतन कहते हैं। वैसे ठोस पदार्थ जो स्थान घेरता हो उसे आयतन कहते हैं। जैसे ये गिलास है, ये गिलास में कितना पानी हम लोग भर सकते हैं, इसी को आयतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयतन। क्या बोलेंगे बाबू? आयतन। मतलब कोई भी वस्तु में किसी सामान को रखने की क्षमता को आयतन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बाबू? आयतन। अब हम लोग सीखेंगे द्रव्यमान, मास। किसी पदार्थ में उपस्थित भार को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किसे कहेंगे? किसी पदार्थ में उपस्थित भार को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे ये कलम है, यदि कलम मान के चलिए है 10 ग्राम के, तो इसको कहेंगे द्रव्यमान। मतलब कलम का द्रव्यमान कितना हो गया? 10 ग्राम। कितना हो गया? 10 ग्राम। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कोई किताब है, उसका आधा केजी का है, तो उसको कहेंगे कि इसका द्रव्यमान कितना है? हाफ केजी, आधा केजी। बर्तन में गैस भरना। किसी पदार्थ को उच्च दाब तथा कम ताप पर कम आयतन वाले बर्तन में गैस को संपीड्यता करना ही बर्तन में गैस भरना कहलाता है। किसी पदार्थ को उच्च दाब तथा कम ताप पर कम आयतन वाले बर्तन में गैस को संपीड्यता करना ही
बर्तन में गैस भरना कहलाता है। हम लोग देखिए गैस भरवाने जाते हैं, एलपीजी गैस क्या करते हैं, 12 बर्तन है पहले से भरल है, वो छोटा खाली बर्तन में हम लोग भरते हैं, इसी को बोलेंगे संपीड्यता। आकार, किसी पदार्थ के कण आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं जिसे आकार कहते हैं। आकार किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के कण आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं जिसे आकार कहते हैं। उसको पता चल जाएगा कि यह किस रंग का है, ये कैसा वस्तु है, और उसी रंग में बंधले रहता है, उसी को क्या बोलेंगे बाबू? आकार। गतिज ऊर्जा किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ के कण के गति के कारण होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ताप की बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। ताप को बढ़ाने पर कणों में गति बढ़ जाती है। जब किसी पदार्थ के कण के गति के कारण होने वाले ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ताप को बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है। समझ गए? जब गर्म करेंगे तो उसका कण जो है क्या करेगा, उसका गति बढ़ जाती है, खोलने लगता है। आंतराण्विक बल किसे कहेंगे? किसी पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल द्वारा आकर्षित करता है उसे अंतराअणुक बल कहते हैं। अंतराअणुक बल कहते हैं। किसी पदार्थ के कण एक दूसरे को जिस बल द्वारा आकर्षित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, इसी बल को क्या कहेंगे? अंतराअणुक बल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? अंतराअणुक बल कहते हैं। अब आर्द्रता किसे कहेंगे? क्या बाबू? आर्द्रता, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित, देखते हैं जब हवा में नमी के कारण जितना उसमें जल वाष्प के रूप में हल्का हल्का रहता है उसी को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? आर्द्रता। असंपीड्यता किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिसे संपीड्यता नहीं किया जा सकता उसे असंपीड्यता कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? असंपीड्यता कहते हैं। दाब किसे कहेंगे? कौन सी? दाब। किसी पदार्थ द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है फार्मूला बल बटा क्षेत्रफल। देखिए, किसी पदार्थ द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर ना लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। मतलब ये देखिए, कोई वस्तु को हम यदि बल लगाते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, इसी को दाब कहेंगे ना। कोई कैसे दबाते हैं उसी को क्या कहेंगे? दाब कहते हैं। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रव को धीरे धीरे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कोई द्रव पदार्थ है, जैसे पानी है, इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे वह वाष्प के रूप में ऊपर जाने लगेगा, बदलने लगेगा, इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। देखिए, के बराबर होता है C + 273। के बराबर क्या होता है? C + 273। अब C बराबर क्या होगा? तो देखिए, के प्लस है, इधर है, क्या हो जाएगा? माइनस में। काम हो जाएगा बाबू? माइनस में। कब में हो जाएगा? माइनस में। और F बराबर क्या होता है? F बराबर 9/5 C + 32। ये बराबर क्या होता है बाबू? 9/5 C + 32। अब हम लोग सीखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है बाबू? सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तीसरा है बाबू आर्द्रता में वृद्धि। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। चौथा है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ साथ उड़ जाती है, जिसके कारण आसपास के जल की मात्रा घट जाती है। अगला है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि गर्मी के दिनों में हम कपास के बने मतलब सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? कौन सी सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? देखिए, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफ़ी मात्रा में निकलता है, ये तो हम लोग अनुभव करते हैं। पसीना हमारे शरीर से ऊष्मा प्राप्त कर वाष्पित होता है,
जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। सूती वस्त्र पसीनों को आसानी से सोख लेता है। सूती वस्त्र पसीनों को आसानी से शोषक कर लेती है, इसलिए गर्मी के दिनों में हमें सूती वस्त्र पहनना चाहिए। जब सूख लेगा तो क्या करेगा, हम लोग का ठंडक का एहसास होने लगेगा ना, इसलिए गर्मी के दिनों में कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, सूती वस्त्र। कैसा पहनना चाहिए बाबू, सूती वस्त्र। देखिए यहीं पर आज पाठ खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न उत्तर, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है टर्म 1 में गारंटी के साथ इसी में से पूछेगा। आप लोग इसको नोट जरूर बनाइए और वीडियो को अच्छा लगेगा तो अपना दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। अभी हम आप लोगों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं, जो टर्म 1 में एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न है। देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए पहला के हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प को चुनना है। निम्नलिखित सही विकल्पों को अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न एवं उत्तर। देखिए पहला सवाल है, कौन सवाल बाबू, पहला कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 4 को विकल्प आप लोग जानते हैं कि देता है और टर्म 1 में निम्न में से कौन पदार्थ है। देखिए निम्न में से कौन पदार्थ है, स्नेह, गंध, घृणा, वायु। इसमें वायु है। कौन पदार्थ है बाबू, वायु। वायु पूछेगी कौन है तो गैसीय पदार्थ है, आप लोग तो जानते हैं। अभी मैंने बताया निम्न में कौन पदार्थ हैं, फिर देखिए वही है, गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पे है। कौन है बाबू, ठंडा पे पदार्थ। निम्न में से कौन पदार्थ है, कुर्सी, विचार, शीत, गंध। कुर्सी कौन पदार्थ है बाबू, कुर्सी। निम्न में पदार्थ नहीं है, निम्न में पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है, स्नेह। कौन नहीं है बाबू, स्नेह पदार्थ नहीं है। बोल रही कौन नहीं है, हवा है, जल है, भोजन है, लेकिन स्नेह नहीं है, तो इसलिए विकल्प सही कौन होगा, स्नेह। दूध है, कैसा पदार्थ है बाबू, द्रव। हम लोग जानते हैं कि दूध कैसा पदार्थ है, द्रव। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है, कौन है बाबू, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। जो उत्तर सही है बाबू वही केवल हम पढ़ रहे हैं ना। निम्नलिखित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित है, निम्न में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है, आयतन। कौन निश्चित होता है बाबू, आयतन निश्चित होता है। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, आकार। कौन बाबू, आकार। दूसरा विकल्प सही है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, गैस में। किस में बाबू, गैस में। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोस में। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ठोस में। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरणिक बल प्रबलतम होता है, ठोस में। किस में बाबू, ठोस में। निम्न में किसको कौन अधिकतम गति होती है, गैस की। गैस की गति सबसे अधिक होती है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है अधिक, कम। कम होता है, क्या होता है बाबू, कम। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है, उपस्थित होता है, इनमें से कोई नहीं, बढ़ता है। क्या होता है बाबू, बढ़ता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अभी आप बताए थे 100 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, देखिए आ गया ना, 273। कितना होता है, 273 के। बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री पर गलने लगता है तो बर्फ का गलनांक होता है 273 के। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि यह जल से भारी होता है। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है। बर्फ जल से हल्का होता है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है। बर्फ जल से हल्का होता है, क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है इसलिए तैरने लगता है। 200 के ताप बराबर होता है, 200 के ताप बराबर होता है। पहला देखिए यह -73 डिग्री सी होगा, आप फार्मूला पर इसको पुटिंग कर सकते हैं। 300 के तापक्रम बराबर है 27 डिग्री का, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस का। 573 के
तापमान बराबर होता है 300 डिग्री सेल्सियस का। 10 डिग्री तापक्रम बराबर होता है 23 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है 298 केल्विन का। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 646 केल्विन का। कितना का बराबर है बाबू? 646 केल्विन। देखिए आप लोग के जानते हैं कि 373 डिग्री तापक्रम कितना बराबर 646। कोई पूछे कि कैसे होगा, तो देखिए हम लोग जान रखते हैं कि के बराबर केल्विन बराबर 273 और प्लस में जितना ही सेल्सियस दिया है 373, दोनों के जोड़ देंगे तो के में मान ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 640 जोड़ के देखिए 3 3 6 के 6, 7 7 14 के 4, हासिल 1 2 और 3 5 1 6 आ गया ना। लेकर एक गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है? मतलब गर्म भोजन या इत्र दूर तक किस कारण से फैल जाती है? विसरण कारण। कौन से? विसरण से। अगला है कि 0 डिग्री सेल्सियस जल की भौतिक अवस्था पाया जाता है किस में? ठोस में। किस में पाया जाता है? ठोस में। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है अधिक या कम? कम होता है। क्या होता है बाबू? कम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? गैसीय। क्या होगी? गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? गैस से द्रव में जब बदलता है तो संघनन। क्या कहलाता है? ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है बाबू? ऊर्ध्वपातन। सब बताए हैं। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया कहलाता है बनने क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहेंगे बाबू? वाष्पन। देखिए वाष्पन लिखल है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था में क्या होता है? द्रव। क्या होगा? द्रव। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ का CO2। याद आया? क्या होता है बाबू? CO2। जब वाष्प संघनित होता है तो उसका तापमान घट जाता है। क्या होता है? उसका तापमान घट जाता है। निम्नलिखित में कौन गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? प्लास्टिक, सूती? कौन? सूती। कौन बाबू? सूती। कौन? सूती। निम्न में किसके कारण गर्मियों से घड़े का जल ठंडक होता है? वाष्पीकरण के कारण। किस कारण बाबू? वाष्पीकरण के कारण। ताप का सही मात्रा क्या होता है बाबू? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन। के से डिनोट करते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? के जे प्रति केजी। ये देखिए आपका होगी। निम्न में सबसे अधिक संपीड़ित कौन है? गैस में। कौन में? गैस में। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। देखिए टिक मार लीजिए। बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा होती है 335 केजी प्रति केजी। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 226 केजी प्रति। कौन तीव्रता विकसित होती है? गैस में। कौन सबसे ज़्यादा विकसित होती है? गैस। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया? जल को। देखिए पहले रहेगा ये द्रव, ये जम जाएगा तो हो जाएगा ठोस बर्फ के रूप में, और इसको गर्म कर दिया जाता है, ये गैस के रूप में उड़ जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। पदार्थ की किस अवस्था में आंतरिक बल प्रॉब्लम होता है? ठोस में। किस में होता है? ठोस में। निम्न में सबसे कम घनत्व किसका होता है? किसका होता है बाबू? सबसे कम रुई का। किसका? रुई का। वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन कहलाते हैं? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं -40 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है
37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस। 10 फॉरेनहाइट और 10 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस। कौन है बाबू? अब आज आप लोग का पहला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह को वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बाबू।